चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम अपने काम को। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले हम कहाँ से, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ये टॉपिक हाल तो हम डिमांड में पहले पढ़ चुके हैं, डिमांड के हवाले से आज हम इसको पढ़ रहे हैं सप्लाई के हवाले से। तो शुरू करते हैं अपने काम को। लेट पिक द इंक फर्स्ट। तो जनाब आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। लेकिन कल का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर एक सवाल, तो कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आल्दो के ये टॉपिक सिर्फ बेसिक के लिए पढ़े जाते हैं लेकिन पेपर में भी ये एड्रेस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सवाल जो है ये स्प्रिंग 21, ये जो लास्ट अटैम्प्ट है उसमें आया है, डिफाइन द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को डिफाइन करें एंड लिस्ट अजम्पशन अंडरलाइंग द लॉ ऑफ सप्लाई। सिर्फ इसके जो अजम्पशंस हैं उसकी लिस्ट बना दें कि कितनी अजम्पशंस है इसकी, और एक इसकी आप डेफिनेशन लिख दें। तो एक एंड है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से के मार्क्स अलग-अलग है। तो एक मार्क्स आपको मिलेगा इसका डिस्क्राइबिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। और सेकेंडली आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, जो कि 3 नंबर बाकी रह गए ना पीछे, टोटल 4 है, तो अगर आप 6 लिस्ट कर देते हैं इसके एजम्पशंस, तो अप्रॉक्सीमेटली एक के नंबर अगर 0.5 इंटू 6, तो 3 मार्क्स आपके ये हैं। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द स्प्रिंग 2021। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये टॉपिक सिर्फ इसलिए नहीं कि बेसिक बन रहा है, पेपर में एड्रेस हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में। तो चलिए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आप बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो हम ये कहते हैं कि वो इफ़ेक्ट सप्लाई पे जिसकी ज़िम्मेदार प्राइस है, कि प्राइस की वजह से चेंज आए, तो डेट इज़ नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर या ज़्यादा फैक्टर की वजह से चेंज आए, तो डेट इज़ नेम्ड एज चेंज इन सप्लाई। तो मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि अगर प्राइस की वजह से चेंज आए, ठीक है जी, सप्लाई में, तो दिस इज़ नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर इनमें से किसी फैक्टर, एक फैक्टर की वजह से आए या ज़्यादा फैक्टर की वजह से आए, तो डेट इज़ नेम्ड एज चेंज इन सप्लाई। चूँकि हम ये जानते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो एक फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती, वो प्राइस ऑफ कमोडिटी से इफेक्ट होती है, जो उसका प्राइम डिटर्मिनेंट है। तो प्राइम डिटर्मिनेंट से चेंज हुआ तो फिर ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। लेकिन अगर ये अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इफेक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट से होता है, टेक्नोलॉजी से होता है, टैक्सेस और सब्सिडी से होता है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स से होता है, इनमें से किसी की वजह से होता है, तो फिर ये चेंज इन सप्लाई कहलाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो क्या बेसिक बात समझ आई है? अगर प्राइम डिटर्मिनेंट चेंज आया तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और अगर उसके अलावा किसी फैक्टर, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया, तो डेट इज़ नेम्ड एज, अदर फैक्टर्स की वजह से आया तो डेट इज़ नेम्ड एज चेंज इन सप्लाई। सो अगर यहाँ तक समझ आया है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए प्लीज़। जी शाबाश, बिल्कुल बात ठीक हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके साथ कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए। देखिए, एक्सप्रेस करने का ऑलमोस्ट वही तरीका है जो हमने सीखा था आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में, कि हम कहते हैं कि ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट होने की वजह से हमने इनके ऊपर बार लगा दिया, जैसे कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में इन्हें कहा था रिमेन सेम, तो ये सारे सेम है, और चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन इसके बरक्स प्राइस सेम रहे और चेंज इन में से किसी एक फैक्टर या ज़्यादा की वजह से आए, तो फिर ये नेम कहलाएगा चेंज इन सप्लाई। मैं रिपीट करता हूँ, अगर जो है प्राइस कांस्टेंट हो, सॉरी, अगर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर प्राइस कांस्टेंट हो और इन में से किसी फैक्टर की वजह से चेंज आ जाए या फैक्टर्स की वजह से चेंज आ जाए, तो दैट इज़ नेम्ड एज चेंज इन सप्लाई। लेकिन अगर बाकी सारे मानदा फैक्टर, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो
और चेंज जो है उसकी ज़िम्मेदार प्राइस हो, तो देन इट इज़ नेम्ड एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब सवाल ये है कि इसको डिस्कस आप कैसे करेंगे। डिस्कस करने के लिए सबसे आसान तरीका जो आप अडॉप्ट करेंगे वो ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप इस बात को लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, ए चेंज इन सप्लाई, change in supply due to price while other factors are held constant, जबकि दूसरे फैक्टर कांस्टेंट हो। अब दूसरे फैक्टर की लिस्ट में हम इनका एब्रेविएशन यूज़ कर सकते हैं, चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि एफ पी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है, ऑफ प्रोडक्शन है, सी कॉस्ट ऑफ इनपुट है, टी टेक्नोलॉजी है। इससे हम इनके एब्रेविएशन लिख सकते हैं, एफ पी कॉमा सी, टी ई सी एच मीन्स टेक टेक्नोलॉजी, और पी आर एंड देन टी एंड एस, और देन रिप्रेजेंट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इसके ऊपर हम एक बार भी प्लेस कर देते ताकि आपके जहन में रहे कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, और चेंज जो आई है वो प्राइस की वजह से आई है, और बाकी सारे वे फैक्टर तो हमने अज्यूम किए हुए कि वो कांस्टेंट है और उनमें कोई चेंज नहीं आया। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस चेंज को शो कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे दिस चेंज इज शोन, दिस चेंज इज शोन बाय द मूवमेंट along सेम सप्लाई कर्व, और ये जो है इसको हम सेम सप्लाई कर्व के राउंड मूवमेंट से जाहिर करेंगे। तो पहली बात ये हुई कि चेंज प्राइस की वजह से आया है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, और उसको शो हम करेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अगर ऐसा ही है तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि कैसे जाहिर करेंगे। कि देखिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, वही डायग्राम जो कल हमने बनाया था लॉ ऑफ सप्लाई में। इसके एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो सप्लाई को रखा है, इसके वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को रखा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी, दैट इज 100, 200 एंड 300। इस तरह हमने प्राइस को रखा है, दैट इज 10, 20 एंड 30। तो डाटा भी वही है, चीज़ भी वही है सारी की सारी। अब अगर हम कहते हैं कि इनिशियल प्राइस जो है वो ट्वेंटी है और क्वांटिटी जो है 200 है, तो पॉइंट हो गया बी, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज़ हो जाती है प्राइस और हो जाती है 20 to 30, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में इजाफा हो जाएगा, और हम चले जाएंगे अपने कर्व के ऊपर जिसको हमने क्या नाम दिया है, सॉरी पॉइंट के ऊपर जिसको हमने नाम दिया है सी। तो हम बी से सी पे चले जाएंगे, और अगर प्राइस कम हो गई, लेट्स सपोज 20 to 10 हो गई, क्वांटिटी कम हो गई 200 से 100 हो गई, तो हम 10 एंड 1 पॉइंट हो जाएगा आपका ए। तो हम बी से ए पे आ जाएंगे। ये दोनों पॉइंट मिलाने से हमें गॉट द सप्लाई का, तो ये बन गया आपका सप्लाई का। अब प्राइस बढ़ गई, 20 से 30 हो गई, सप्लाई 200 से 300 हो गई। हम इसे कहेंगे दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई।
एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर इन केस प्राइस कम हो गई और सप्लाई में कमी आ गई तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। बट याद रहे कि चाहे प्राइस के कम होने से सप्लाई ज़्यादा हुई या प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हुई, हम या तो मूवमेंट बी से सी पे गए या हम बी से ए पे गए, तो तीनों पॉइंट्स या दोनों मूवमेंटल पॉइंट एक ही सप्लाई कर्व पे हैं। इस तरह हमने साबित कर दिया कि ये चेंज हमने शो किया है बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, यानी वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम सप्लाई कर्व। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं सेम सप्लाई कर्व के ऊपर, तो इससे हमने इसको जाहिर कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की, तो चेंज इन सप्लाई में हमने कहा कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं होती, बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से ये सारा मामला या ये सारी प्रॉब्लम जो है ये प्रिवेल करती है। ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है ये प्रिवेल करती है। तो अगर ऐसा है तो चलिए इस एंगल से भी इसको देख लेते हैं। तो इस एंगल से देखने के लिए हम फिर इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल वही लिखते हैं, लेकिन हम ये क्लियर कर देते हैं कि जनाब इस दफ़ा चेंज जो आई है वो प्राइस की वजह से नहीं आई। तो हम कहते हैं ए चेंज इन सप्लाई not ड्यू टू प्राइस की वजह से नहीं आई, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर में मैं फैक्टर भी लिख रहा हूँ, साथ पॉस्टफियस लगा रहा हूँ, यानी फैक्टर भी हो सकता है, फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं इनके नाम लिखता हूँ, तो अब मैं इनके ऊपर बार प्लेस नहीं कर रहा, चूँकि अब ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये बच्चों हो गया चेंज इन सप्लाई, एंड दिस इज नॉट ड्यू टू प्राइस, दिस इज ड्यू टू अदर फैक्टर आर फैक्टर्स। अब सवाल ये है इसको कैसे आप शो करेंगे, तो इसको शो करेंगे हम दिस चेंज इज शोन बाय शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। हम इस चेंज को शो करेंगे बाय द शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो वो कैसे, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी एक जो है वो फर्नीचर की फैक्ट्री है। चलें, तो फर्नीचर की फैक्ट्री है, मैं चेयर्स बनाता हूँ, वुडन चेयर्स। तो मेकिंग वुडन चेयर्स, तो मैं एक डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ प्राइस ऑफ, ये वाला पहले वाला जिसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइस। ठीक है, क्या कहते हैं, फैक्टर प्राइस। किसी एक से समझाना है तो फैक्टर प्राइस से समझा देते हैं कि मेरा वुडन चेयर का की फैक्ट्री है मेरी, और एक चेयर में बेचता हूँ एक चेयर में बेचता हूँ 5000 की। ये जनाब मैंने इसको बार लगा दिया। बार का मतलब ये है कि अब मैं चेंज नहीं करूँगा इस प्राइस को, प्राइस वही है चूँकि आपने कहा है कि प्राइस रिमेन सेम, उसके ऊपर आपने बार भी प्लेस किया हुआ। यहाँ पे हमने रख ली सप्लाई। तो मैं ये कहता हूँ कि 5000 की चेयर है और रोज़ाना मेरी 100 चेयर बिक जाती है, एंड दिस इज माई सप्लाई कर्व S1 एट पॉइंट B। अब क्या होता है कि मैं तो अपना काम सही कर रहा था, लेकिन हुआ ये है कि प्राइस ऑफ वुड कम हो गई। मेरी चेयर की प्राइस कम नहीं हुई, वुड की प्राइस कम हुई, तो वुडन मटेरियल सस्ता हो गया।
कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होगी तो मेरा मुनाफा ज़्यादा हो गया, क्योंकि चेयर की प्राइस तो वही है। अब मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? शाबाश जी, शाबाश। जी बच्चे, इब्तिसाम, जो कांस्टेंट करना है उसके ऊपर आप बार प्लेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा जी बच्चे, अब क्या करना चाहिए मुझे? वुड सस्ता हो गया, कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, क्या मुझे 100 चेयर्स ही बनानी चाहिए? क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए? क्यों बच्चों? कैन यू से समथिंग इन कमेंट्स? जी शाबाश जी, क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए? अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो क्या करना चाहिए मुझे? शाबाश, व्हाट शुड आई डू? आपका क्या मशवरा है? तो आप में से मोस्टली बच्चे ये कहेंगे कि सर मौके का फ़ायदा उठाएं, वर्कर से कहें बेटा 8 घंटे काम करते हो 12 घंटे काम करो और इस वक्त प्रोडक्शन को ज़्यादा करो। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा करने से अल्टीमेटली रोज़ाना की अगर हम बनाते थे 100 चेयर्स तो ये हो जाएंगी 150 चेयर्स, 150 चेयर्स हो जाएंगी। और प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से हमारा ये जो सप्लाई कर्व है, ज़ाहिरी बात है ये तो पीछे रह गया, प्रोडक्शन आगे चली गई। चूँकि पॉइंट जो है यहाँ पे ये पॉइंट तो कांस्टेंट है, तो लिहाजा इसको हमें राइट वर्ड लेके जाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे डेट इज़ राइज इन सप्लाई। और इसकी वजह से हमारा सप्लाई कर्व जो है अगर S1 था तो S2 हो जाएगा और चला जाएगा C पे। इसका मतलब ये है कि हमारी प्राइस सेम रही है, लेकिन वुडन मटेरियल सस्ता होने से मुनाफा बढ़ गया था। मुनाफा बढ़ने से हमने सोचा क्या, जब प्रॉफिट ज़्यादा तो फ़ायदा उठाओ, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो हमने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ऐसी सूरत हाल प्रिवेल करती है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरी प्राइस तो वही है, लेकिन प्राइस ऑफ वुड ज़्यादा हो जाती है, लकड़ी महंगी हो जाती है। लकड़ी महंगी होने से कॉस्ट बढ़ गई और प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो गया। कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे प्लांट चलाने की हद तक बिजी रहना चाहिए और बाकी काम मंदा जो है वो कम कर देना चाहिए। ज़ाहिर है मौका अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्शन के काम को स्लो कर दूँगा डीमोटिवेशन की वजह से, और मैं कहूँगा वर्कर से कि यार 4 को घंटे काम करो, अपना ख़र्चा वर्चा निकाल लिया करो और उसके बाद छुट्टी कर लो। तो जनाब 50 कर देंगे हम रोज़ की प्रोडक्शन, ठीक है। मुनाफा नहीं हो रहा तो सप्लाई कम कर देते हैं। तो ये जनाब हमारी जो सप्लाई कर्व है ये आपकी जो है ये रिवर्स स्विंग कर जाएगी, यहाँ बैक साइड में मूव कर जाएगी S0 और लेफ्टवर्ड, और हम इसको कहेंगे दिस इज़ फॉल इन सप्लाई। तो सप्लाई में फॉल आ गया, दिस इज़ पॉइंट A। इस तरह हमने जाहिर किया कि जो चेंज अदर फैक्टर की वजह से आएगी उससे सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, और उसके अंदर हमने मिसाल ली है फैक्टर प्राइसेस की, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस की, ठीक है। और अगर चेंज प्राइस की वजह से आएगा तो फिर उसी सप्लाई कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। अगर क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस की वजह से तो उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है अदर फैक्टर की वजह से, तो वो राइज कहलाएगी। और अगर इन केस जो है सप्लाई कम होती है प्राइस की वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी, लेकिन उसी सप्लाई कर्व के पॉइंट B से A पे आएंगे आप। और अगर ये कम होती है अदर फैक्टर की वजह से तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड मूव करेगा और हम सीखेंगे फॉल इन सप्लाई। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इन डैट। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, द फर्स्ट वर्क इज़ डन। जी शाबाश, जी शाबाश। बाकी बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये चीज़ है ये क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके हवाले से। तो ये सवालात भी जो हैं ये पेपर में एड्रेस होते रहते हैं। जैसे अभी कुछ ज़्यादा पुरानी अटैम्प्ट नहीं है, ये देखिए ये अटैम्प्ट जो है ये
स्प्रिंग 19 की है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कितने नंबर के लिए? 5 मार्क्स के लिए। तो उसने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं पूछा, सिर्फ ये वाला एरिया पूछा है। कौन से वाला? चेंज इन सप्लाई, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका डायग्राम, वो भी किसी एक डिटर्मिनेंट की मदद से, किसी एक फैक्टर की मदद से। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल कि जी इस तरह से सवाल जो है पूछा जा सकता है पेपर में। क्लियर हो गई जी बात? तो ये जनाब एक एरिया जो है हमारा कवर हो गया और इस तरह ये पेपर में एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो दोनों भी पूछ सकता था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई, लेकिन उसने एक ही पूछा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, ताकि बच्चा आसानी से एक्सप्लेन भी करे और उतने ही मार्क्स उसने रख दी एंड वर्क इज डन। तो ये होगी जी एक साइड। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि फैक्टर तो बहुत सारे हैं, उनका जिक्र वन बाय वन करते हैं कि उससे लेफ्ट एंड राइट स्विच कैसे होता है। तो अब जब मैं ये एरो बनाऊंगा तो इसका डायग्राम बना हुआ है राइटवर्ड मूवमेंट आई है, और ये एरो जब मैं बनाऊंगा तो इसका मतलब है लेफ्टवर्ड मूवमेंट आई है। तो आप इसको समझेंगे आई हैव मेक द डायग्राम फॉर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, लेकिन मैं एरो से काम लूँगा। तो रॉ मटेरियल की बात तो समझ आ गई हमें भी कि अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यानी इनपुट कॉस्ट से है, या प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा होती है तो कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई में कमी कर दी जाएगी और ये हम लेफ्टवर्ड चला जाएगा हमारा सप्लाई का। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाए तो जनाब प्रोडक्ट की अपनी प्राइस सेम है, ये पहले ज़हन में रहे, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस सेम है तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट जो है वो आपका पहले से ज़्यादा हो जाएगा, आप सप्लाई बढ़ा देंगे और आप राइटवर्ड चले जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दूसरा जो है वो आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर, हम इसको एक ही सेंस में लेंगे। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही बात है। अगर टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो हमने पहले कहा था कि टेक्नोलॉजी बेहतर होने से स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और स्पीड ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से आप जानते हैं प्रोडक्शन फास्ट होगी, प्रोडक्शन फास्ट होगी तो सप्लाई अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, हम राइटवर्ड चले जाएंगे, और इसके अंदर एक ही मूवमेंट होती है, दो मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बिल्कुल ऐसे ही कि अगर अच्छी क्वालिटी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं तो प्रोडक्शन होगी और हम राइटवर्ड चले जाएंगे, और अगर ये कम होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हम लेफ्टवर्ड चले जाएंगे। इसी तरह टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ की बात हो चुकी है आपके साथ। अगर टैक्स लगेगा तो प्रॉफिट कम होगा तो हम लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, फॉल हो जाएगा, और अगर सब्सिडी मिलेगी तो फिर क्या होगा बच्चों? सब्सिडी मिलेगी फिर प्रॉफिट क्या होगा? शाबाश जी, अरीबा, हुमैरा, मोहम्मद सईद, जीशान, क्या होगा? शाबाश, फिर क्या होगा? शाबाश, अगर सब्सिडी मिलेगी फिर प्रॉफिट क्या होगा आपका? फिर प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा और आप किस तरफ जाएंगे? यू विल मूव टुवर्ड्स राइट। क्लियर जी? अच्छा, तो अब अगर वेदर कंडीशन आपकी फेवर में आ जाती है, वेदर कंडीशन इज इन योर फेवर, तो फिर क्या होगा? वेदर कंडीशन अगर आपकी फेवर में आ जाती हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन के ज़्यादा होने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है, हम राइटवर्ड जाएंगे। और अगर वेदर हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई में कमी आएगी और हम लेफ्टवर्ड मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कल बात हुई थी तफसीलन हमारी। ठीक है जी, इसके अंदर याद होगा हमने कहा था सप्लाई के अंदर जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड का मामला है उसमें एक ही सप्लायर जो है वो सब्स्टिट्यूट बना रहा होता है और वही कॉम्प्लीमेंट बना रहा होता है। सब्स्टिट्यूट में हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, या तो हम कार प्रोड्यूस कर सकते हैं एट ए टाइम, या हम जीप बना सकते हैं।
दोनों के दरमियान और आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट कार होता, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट कार है, तो हम कहते हैं प्राइस ऑफ कार जो है वो सेम है, लेकिन प्राइस ऑफ जीप जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो सप्लाई ऑफ जीप ज़्यादा हो जाएगी। तो जब प्लांट जीप प्रोड्यूस करेगा तो अल्टीमेटली कार क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कम होगी? जी शाबाश। जब प्लांट जीप में मसरूफ़ होगा तो कार ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या जीप ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? अल्टीमेटली कार की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। जब कार की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, तो हम लेफ्टवर्ड मूव कर जाएंगे, क्योंकि प्लांट जीप में बिजी है। इसी तरह अगर प्राइस ऑफ कार सेम है लेकिन प्राइस ऑफ जीप कम हो गई है, ठीक है, प्राइस ऑफ जीप कम हो गई है, तो सप्लाई ऑफ जीप कम हो जाएगी, प्लांट फ्री होगा। प्लांट फ्री होगा तो हम क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे? प्लांट फ्री होगा तो हम कार ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई को दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस ने इफेक्ट कर दिया, चूँकि हमारी अपनी प्राइस तो फिक्स्ड है। तो हम क्या होगा, किस तरफ जाएंगे? शाबाश, वेयर वी मूव, शाबाश, वी मूव टुवर्ड्स राइट, तो हम राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये है हमारा जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट करेगा। जब कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर दो जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम एट ए टाइम वूल भी प्रोड्यूस करते हैं और एट ए टाइम हम मीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस बोथ मटन एंड वूल। बट कीप इन माइंड हमारा मेन फोकस जो है वो वूल पे है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट इस वक्त जो है वो मटन है। हम कहते हैं प्राइस ऑफ मटन चेंज नहीं हुई, लेकिन प्राइस ऑफ वूल बढ़ गई। तो प्राइसेस ऑफ वूल जब बढ़ी तो हमने ज़्यादा शीप की प्रोडक्शन की, तो सप्लाई ऑफ शीप हमने बढ़ानी थी, चूँकि वूल ज़्यादा चाहिए था, वूल की प्राइस बढ़ी थी। अब उसकी वजह से अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मटन भी ज़्यादा हो गई और हम राइट वर्ड चले गए, शीप मटन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। लेकिन प्राइस ऑफ मटन चेंज नहीं हुआ, उसकी निस्बत प्राइस ऑफ वूल कम हो गया। लेकिन चूंकि ज़्यादा फोकस हमारा वूल पे है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट हमारा मटन है, फोकस हमारा वूल है, तो वूल की प्राइस जब कम हुई तो सप्लाई ऑफ वूल कम हो गई। ज़ाहिर है इसकी वजह से शीप्स की प्रोडक्शन कम हुई। तो जब शीप्स की प्रोडक्शन कम हुई है तो अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मटन भी कम हो जाएगी और हम लेफ्टवर्ड मूव कर जाएंगे। तो ये बच्चों हो गया कि हमारा अदर प्रोडक्ट यानी इफेक्ट कर गया कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, कि हमारी अपनी प्राइस तो वही रही, लेकिन वूल की प्राइस ने हमारी सप्लाई को इफेक्ट कर दिया और हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर गया। इस तरह इस सारी बहस में अगर देखते हैं आप, तो हमने आपको ये समझाया कि प्राइस इफेक्ट करती सप्लाई को तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, और वो शो होगी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। लेकिन अगर जो है वो अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सब प्राइस सेम है, तो फिर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको अपने सप्लाई कर्व को, आपको अपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट या राइट। हाँ, अलबत्ता उसके आगे हमने डिटर्मिनेंट को एक दफ़ा फिर दोबारा डिस्कस किया। पिछली दफ़ा हमने सिर्फ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ की बात की थी, आज हमने इसकी वजह से ये शो किया है कि आपका सप्लाई कर्व जो है वो किस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ तक आज ये जो काम है हमारा मुकम्मल हो गया, जिसके ऊपर हमने बात की है आपके साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के हवाले से। तो अगर यहाँ तक समझ आया है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। जी शाबाश। जी बच्चों, मेरी बुक जो है बेटा वो आपको गूगल क्लासरूम से मिल जाएगी, जिसका एक पासवर्ड है, वो पासवर्ड आप यूज़ करेंगे तो चैप्टर वाइज वहाँ नोट्स पड़े हुए हैं, वो आप डाउनलोड कर लें। अच्छा बच्चों, तो यहाँ आपने कह दिया कि क्लियर है, तो मैं इसको जो है यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है जी, आई एम मूविंग इट अवे, इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ।